हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और हमारे गवर्नर जनरल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज गवर्नर जनरल हम कवर करने वाले हैं वो है लॉर्ड डलहौजी, वेल नोन एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लॉर्ड जेम्स एंड्रयू ब्रोन रामसे, द मार्क्वेस ऑफ डलहौजी, was the British Governor General of India from 1848 to 1856। तो इनका जो टेन्योर है वो है फ्रॉम द ईयर ऑफ 1848 टू 1846। और इनको क्यों क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज आई हैं, इनके जो रिफॉर्म्स हुए हैं इन एवरी सेक्टर, बी इट द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, बी इट द इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बी इट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बी इट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हर एक सेक्टर में जो रिफॉर्म्स ये लेकर आए हैं उसकी वजह से इनको ये टाइटल दिया गया है क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज ऑफन रिमेंबर्ड फॉर हिज एम्बिशियस मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज एंड controversial annexation policies like doctrine of lapse, which greatly influenced India's administrative and political landscape during the British Raj. So, very famous policy of Lord Dalhousie, which डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जाम, क्योंकि आपको ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज द पॉलिसी अंडर विच गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी इज द आंसर। अब देखिए इस पॉलिसी में क्या होता था। ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे फ्रॉम देयर माइंडसेट। वो हमेशा ये सोचते थे कि हमको डायरेक्टली बैटल में इन्वॉल्व भी ना होना पड़े और हम कुछ ऐसे मूव्स लेकर आए या फिर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड सेट कर दें जिनकी वजह से किंगडम्स भी हमारे पास आ जाएं और लोगों के पास रीज़न भी ना हो कुछ बोलने का। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था, लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी इसमें यह था कि जो अडॉप्टेड हायर होते थे किसी भी किंगडम के प्रिंस के, तो उसको लीगल हायर उनके किंगडम का नहीं माना जाता था। ठीक है, प्रॉपर्टी में तो आप होल्ड दे सकते हो अगर आपका वो रियल सन नहीं है तो, ठीक है, अगर अडॉप्टेड है, बट आप उनके जो किंगडम है उसके आप हियरार्की अगले मतलब आप नेक्स्ट रूलर अपने अडॉप्टेड सन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इस केस में आप देखते हो कि जो झांसी है वो क्यों इतना ज्यादा इस न्यूज में था उस टाइम पे, क्योंकि झांसी के जो अडॉप्टेड सन थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन थे, उनको ब्रिटिशर्स ने उनके लीगल हायर मानने से इनकार कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही, और इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट किया था इसके लिए। ठीक है, तो आपका अगर रियल कोई भी बेटा नहीं है तो आप क्या किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। अडॉप्टेड सन को आपका लीगल हायर नहीं माना जाता था, ये इस पॉलिसी का कहना है। सो वाज अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन दैट डिक्लेयर्ड दैट एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी सोजरेनिटी वुड बी एनेक्स्ड इफ द रूलर डाइड विदाउट अ डायरेक्ट मेल हायर। दिस डिनाइड द अडॉप्टेड हायर्स द राइट टू इनहेरिट द थ्रोन। ठीक है, तो थ्रोन पे बैठने की तो आपको जो है वो परमिशन नहीं थी। प्रॉपर्टी में डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो, बट थ्रोन के लिए आपको परमिशन नहीं थी। वो डायरेक्टली जो है वो फिर ब्रिटिशर्स के पास चले जाता था। कौन कौन से स्टेट्स एनेक्स करे गए थे? तो सबसे पहले तो आपका सतारा जो है वो उसको एनेक्स किया गया था, देन झांसी, देन नागपुर एंड संबलपुर। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या रहा। ऑब्वियसली आप खुद सोच के देखिए कि इतने टाइम से जो चीज चली आ रही है, जो प्रथा चली आ रही है कि भाई अडॉप्टेड सन हो या फिर लीगल सन हो, है तो बेटे, तो ऐसे आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई अडॉप्टेड सन जो हैं वो लीगल हायर नहीं बन सकते? तो कहीं ना कहीं दिस बिकेम द प्रिकर्सर फॉर द 1857 रिवोल्ट, बिकॉज एवरीवन वाज फेसिंग दैट रिसेंटमेंट। सबके मन में ये गुस्सा था कि ब्रिटिशर्स कुछ भी बिना अनरीजनेबल पॉलिसीज के चलते हमारे किंगडम्स को एनेक्स कर रहे हैं। अवध को भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस जो है वो एनेक्स कर लिया गया। तो ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी जिनके पीछे कोई भी रीजंस नहीं थे, वैलिड रीजंस नहीं थे, ये उन्हीं के आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। नाउ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सबसे पहले तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी बैटल्स भी फाइट करी थी जिसने एक्सपेंशन किया था ब्रिटिशर्स का। तो उसमें सबसे पहली बैटल तो थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के हाथ में सबसे बड़ा रीजन जो है वो हाथ लग गया, एंड दैट इज द पंजाब रीजन। द सेकेंड एंग्लो
Sikh War resulted in the annexation of Punjab region, marking a significant expansion of British territory in India. इसके बाद जो दूसरी बैटल होती है वो होती है हमारी सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर इन द ईयर 1852, और इसके चलते जो लोअर बर्मा का रीजन था, जिसको हम अभी म्यांमार बोलते हैं, उस टाइम पे बर्मा बोला जाता था, तो वो रीजन भी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगर हम थर्ड देखें तो एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनेक्सेशन ऑफ अवध जो है वो एक रीजन की वजह से कि भाई जो उनके रूलर थे, जो उनके किंग थे, उनको बोला गया कि आप इस किंगडम को अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस, माल एडमिनिस्ट्रेशन, अवध को जो है वो एनेक्स ब्रिटिशर्स ने कर लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना था 1857 रिवोल्ट का। नाउ कमिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो देखिए लॉर्ड डलहौजी को क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने हर एक सेक्टर में जो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स उनकी थी वो काफी ज्यादा रिफॉर्म्स थे। तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो रेलवेज का डेवलपमेंट किया, फिर उन्होंने टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट किया, फिर उन्होंने रोड्स और कैनाल्स भी डेवलप करे। ठीक है, तो रेलवेज जो उन्होंने डेवलप किया, बेसिकली द नोशन वॉज फॉर द प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली, नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑफ इंडियंस। डेफिनेटली ब्रिटिशर्स अपने भले के बारे में सोचते थे, बट इनडायरेक्टली फायदा जो है वो इंडियंस का भी हो रहा था उसके पीछे, क्योंकि जो ये कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट हुआ है, फिर आपने एक कनेक्टिविटी बिठा दी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो डेफिनेटली आपका भी ट्रेड यहां से वहां हो रहा है। बट उसके चलते काफी जो आगे हम रिवोल्ट्स देखते हैं, आगे हम जो बैटल्स देखते हैं, आगे जो हम नेशनलिज्म देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस रेलवेज की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ा था। डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड railways to India and vision them as essential for trade, military logistics and administrative efficiency। जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो 1853 में चली थी फ्रॉम मुंबई टू थाने। ठीक है, तो रेलवेज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया था। इसके बाद आते हैं भाई टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम। तो टेलीग्राफ जो है वो पैन इंडिया डेवलप किया गया एंड इट प्रूव टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। और उनका मानना था कि भाई अगर हम दूसरे स्टेट में हमको कम्युनिकेट करना है किसी से तो हम कम्युनिकेट कर पाएं, बट उसके चलते ऐसा भी हुआ कि इंडियंस को भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी चीजें थी, कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए तो अलाउड नहीं था, सभी जो है वो टेलीग्राफ की फैसिलिटी, पोस्टल की फैसिलिटी को यूज करते थे। तो जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन है, वेदर बी इट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ओनली, तो वो भी बहुत अच्छे से इस वजह से हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें रोड्स एंड कैनाल्स, तो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है वो डेवलपमेंट किया था, विच सर्टेनली लिंक्ड कैलकाटा एंड पंजाब। कैलकाटा और पंजाब को लिंक किया था किसने? ग्रैंड ट्रंक रोड ने। उसके अलावा इन्होंने गैंजेस कैनाल का भी जो है वो डेवलपमेंट किया था। ओके, मूविंग फर्दर, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो इसके चलते सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इनके टाइम पे हुई वो था चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो ये लेकर आए थे, विच इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, एंड इट केम इन द ईयर 1854। वाई इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा? बिकॉज सर्टेनली इसके चलते कॉलेजेस डेवलप करे गए कैलकाटा, मद्रास में, एंड इट compensated the English education to be taught in the school and colleges. Okay, Dalhousie implemented Charles Wood Dispatch in 1854, which is also known as the Magna Carta of English education, which laid the foundation for the modern education system in India. It emphasized the establishment of universities in Bombay, Calcutta and Madras. Okay, तो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में ये यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया गया था, एंड इट प्रमोटेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सर्टेनली वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वर आल्सो प्रमोटेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज सो दैट द इंडियंस कुड आल्सो बी एजुकेटेड। बट उसके पीछे का नोशन ब्रिटिशर्स का था कि भाई ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हमको कभी इंडियंस की जरूरत पड़ती है एट अ बिगर लेवल तो हमको परेशानियां ना हो, इसलिए इनको इतना तो एजुकेट कर दिया जाए कि कल को हमारे काम ये आ सकें। बट वो एजुकेशन इनडायरेक्टली इंडियंस के लिए ही काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो गई थी। These reform aim to create an educated class that could assist in administration and adopt British values. Fine. Now social reforms by the Lord Dalhousie. अब मैंने आपको बताया every sector he was contributing. Okay, so in certainly social reforms also he brought some changes which were very important at that point of time. And ऐसे reforms जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जैसे हमने सती प्रोहिबिशन के बारे में पढ़ा था, तो वो भी
किसी के दिमाग में नहीं था कि भाई सती कभी जो है वो प्रोहिबिट हो सकता है, बिकॉज इट वॉज कमिंग एज दी यूनिटी काइंड ऑफ थिंग कि भाई हर एक वो जो रिचुअल था वो हर जगह पे इंडिया में फॉलो हो रहा था। तो सती भी जो बैन हुआ था उसकी वजह से उसके लिए भी एक रेगुलेशन लेकर आए थे। तो सिमिलरली ये जो रेगुलेशन लेकर आए वो लेकर आए विडो रीमैरिज एक्ट के थ्रू इन द ईयर 1856, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, विडो रीमैरिज एक्ट। इसके चलते जो विडो रीमैरिजेस थी उनको लीगलाइज कर दिया गया, विच सर्टेनली वाज looking as very impossible step at that point of time. And the next was सेपरेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आए थे जो कि सोशल एरेना से थे। फर्स्ट इज द विडो रीमैरिज एक्ट इन द ईयर 1856 एंड द सेकेंड वन वाज सप्रेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो देखिए क्या हुआ था कि पहले जो भी कंस्ट्रक्शन होता था, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता था, रोड्स को डेवलप करना होता था, ब्रिजेस को डेवलप करना होता था, तो वो मिलिट्री ही करा करती थी। ठीक है, जो सोल्जर्स होते थे वो ही करा करते थे। अब इससे क्या होता था, लेटर ऑन द पीपल वर लुकिंग दैट ओके द एफिशिएंसी ऑफ सोल्जर्स वर गेटिंग ऑन डिक्लाइन बिकॉज समहाउ दे आर ऑल्सो फाइटिंग द बैटल्स एंड ऑन द अदर साइड दे आर ऑल्सो डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो फॉर दैट रीजन द लॉर्ड डलहौजी ब्रॉट अप दिस डिपार्टमेंट विच वॉज वेल नोन एज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसका सिर्फ यही काम था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई भी ब्रिज को डेवलप करना है, कोई भी हमको रोड्स को डेवलप करना है, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंडर किया जाता था और इस डिपार्टमेंट पे एक अलग एम्प्लॉयज जो है वो हायर करे जाते थे और इसके चलते जो सोल्जर्स का वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया था। लॉर्ड डलहौजी फाउंडेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट टू ओवरसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रोड्स, कैनाल्स एंड ब्रिजेस कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर्टेनली आज भी जो भी हम पीडब्ल्यूडी देखते हैं तो वो भी जो है वो आप बोल सकते हो दैट लॉर्ड डलहौजी की ही देन है। सो इंडियन सिविल सर्विस 1853-1854 इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट अलाउइंग इंडियंस टू एंटर द सिविल सर्विस थ्रू मैरिट। तो इन्होंने जो है वो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम इन्होंने लेकर आए। इसके पहले जो है वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड कर दी थी कि सिविल सर्वेंट्स हमारे कौन होंगे, बट लॉर्ड डलहौजी का ये मानना था कि ये एक कंपटीशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव लेवल पे डिसाइड होना चाहिए, एक हमारा प्रोसेस होना चाहिए फॉर सिलेक्टिंग दी सिविल सर्वेंट्स, और ये प्रोसेस जो है वो उनके टाइम पे आया था। एंड सर्टेनली द फर्स्ट पर्सन टू पास दिस एग्जाम वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर, हु इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अदर रिफॉर्म्स एबॉलिश्ड ब्रांडिंग क्रिमिनल्स, expanded the legislative council of India and attempted to change the land revenue system। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने करे थे। आपने जैसे कि पूरे सेशन में देखा कि एक होलिस्टिक व्यू आपको मिला कि लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में उन्होंने क्या क्या ऐसे जो है वो काम करे थे, क्या क्या उनके टेन्योर में सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे जिसके कारण उनको जो है वो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। सो हियर्स द टाइम फॉर द क्वेश्चन नाउ। विथ रेफरेंस टू लॉर्ड डलहौजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? First statement is Awadh was annexed by Lord Dalhousie by using the policy of maladministration. Second is Lord Dalhousie used the doctrine of lapse to annex states like Satara and Nagpur. And third is Lord Dalhousie passed the Religious Disabilities Act to stop forced conversion. So which of the following statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. So please do answer in the comment section. If you guys like the session, so please hit the like button and don't forget to share and subscribe to our channel IAS Origin. इस सीरीज को और आगे देखने के लिए please subscribe to our channel. Thank you. जय हिंद, जय भारत।